हेलो बच्चों, आई एम अनुराधा कश्यप, योर बायोलॉजी मेंटर। आज मैं एक बहुत ही ब्रिलियंट टॉपिक के साथ आपके सामने आई हूँ। एंड ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है। एंड आज मैं इसको बहुत ही सिंप्लीफाई वे में आप सबको समझाने वाली हूँ। ये जो टॉपिक है ये हमारा ब्रीदिंग एंड रेस्पायरेशन चैप्टर से रिलेट करता है। 11th क्लास की ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में ये है। एंड इसमें जो हम टॉपिक आज पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ ऑक्सीजन डिसोशिएशन कर्व। तो अब बहुत सारे बच्चों को पता चल गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। ऑक्सीजन डिसोशिएशन कर्व, जिसको हम और किस नाम से बुलाते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं बोहर्स इफ़ेक्ट। इसको हम बोलते हैं बोहर्स इफ़ेक्ट या बोहर डिसोशिएशन कर्व हम इसको बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, इसको समझना ना बहुत इजी है, बस थोड़ा सा मेरे साथ एक लिंक बनाना और कोशिश करना थोड़ा सा इमेजिन करने की। सिर्फ 25% इमेजिन कर लेना, 75% मैं अपने आप समझा दूंगी सारी चीज़ें। देखो, होता क्या है, हमें पता है कि हमारे पास जो गैसेस हैं, जब हम रेस्पायरेशन करते हैं ना, तो रेस्पायरेशन में हम दो गैसेस के साथ काम करते हैं। ब्रीदिंग करते हैं, जब हम बेसिकली सांस लेते हैं तो हम O2 और CO2 की बात करते हैं। O2 को तो हम बॉडी के अंदर ले लेते हैं, यानी कि इंस्पायर कर लेते हैं, और जो CO2 होती है उसको हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन ये जो हो रहा है, ये किसके थ्रू हो रहा है? ये सब हो रहा है ब्लड के थ्रू। इसका मतलब हमने जब ट्रांसपोर्ट की बात की, हम O2 क्यों लेते हैं? हम O2 इसीलिए लेते हैं ताकि जो हम खाना खा रहे हैं, जो हमारे छोटे पार्टिकल बने हैं खाने के, उसको हम और ज़्यादा तोड़ करके CO2 बना सकें और साथ में एनर्जी का प्रोडक्शन कर सकें। खाना इसीलिए खाते हो ना, ताकि एनर्जी मिल सके। तो बेसिकली हमने क्या करनी है, एनर्जी का प्रोडक्शन करना है। और हम बात कर रहे हैं एरोबिक रेस्पायरेशन की। तो जब आप एरोबिक रेस्पायरेशन की बात करते हो तो हम ऑक्सीजन की बात करते हैं। अब मैंने जो एयर ली थी वो मेरे लंग्स में आई, और वो लंग्स से सपोज मुझे इसको टिश्यू तक पहुंचाना है, तो मैं क्या करूँगी, लंग्स से उसको ट्रांसपोर्ट करूँगी। टिश्यू क्या है, सपोज मेरा एक हैंड है जहाँ पे मुझे एयर पहुँचानी है, तो मैं लंग्स से इसको यहाँ तक लेकर के आऊँगी। कैसे लेकर के आऊँगी? वाया ब्लड। तो ब्लड में कैसे होना है ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब गैसेस में भी जो हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की बात करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड होती है। CO2 के ट्रांसपोर्ट की हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। तो होता क्या है, सपोज कर लीजिए दिस इज़ योर ब्लड वेसल, है ना। थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं इसको, रीज़न इसमें हम बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो मान लीजिए कि आपके पास ये ब्लड वेसल है। ओके, गिव मी 1 सेकेंड बच्चों। सपोज दिस इज़ योर ब्लड वेसल, एंड इस ब्लड वेसल में क्या होती हैं, दो चीज़ें होती हैं। आपने ब्लड वाले चैप्टर में कभी पढ़ा होगा, या ब्लड आप सब जानते हो, ब्लड इज़ अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू जो दो चीज़ों से बनता है। एक होता है प्लाज्मा, वन इज़ योर प्लाज्मा जो बेसिकली क्या होता है, एक लिक्विड होता है। और सेकंड क्या होते हैं आपके फॉर्म्ड एलिमेंट, जिसमें आपके पास क्या क्या आती है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC, WBC और प्लेटलेट्स। WBC और प्लेटलेट्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ, हम सिर्फ दो चीज़ों की बात करेंगे। एक होगी RBC और एक होगी हमारे पास प्लाज्मा। RBC क्या है, RBC आपके पास एक रेड ब्लड सेल है, यानी इरिथ्रोसाइट है, जो आपके O2 और CO2 को ट्रांसपोर्ट करती है। क्योंकि हम सिर्फ O2 की बात कर रहे हैं तो O2 के बारे में बात करेंगे। प्लाज्मा क्या है, एक लिक्विड है जिसमें बहुत सारा वाटर होता है, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कुछ वेस्ट मटेरियल होता है, बफर की तरह काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है ना प्लाज्मा में। हम बात कर रहे हैं फॉर्म्ड एलिमेंट में RBC की और प्लाज्मा की। RBC यानी रेड ब्लड सेल, इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे, इवन 260 मिलियन मॉलिक्यूल एक RBC के अंदर होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, मैंने जो डाटा भी बताया, करीबन 260 मिलियन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, 260 मिलियन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। तो आपको ये समझ में आया कि एक ब्लड के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। RBC जिसके अंदर 260 मिलियन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन रहेंगे, और इसकी मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं डोनन्स मेम्ब्रेन। उसके अलावा हमारे पास प्लाज्मा। तो आपके दिमाग में आएगा कि मैम यही दो बातें क्यों कही गई हैं, प्लाज्मा और RBC, WBC और उसका प्लेटलेट्स का क्या लेना देना है। तो देखो, उनकी बात हम यहाँ इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट में हेल्प नहीं करते हैं। ट्रांसपोर्ट में सिर्फ दो ही चीज़ें हेल्प कर रही हैं। RBC, अब मैं डाटा लिख रही हूँ कि RBC जो है वो हीमोग्लोबिन के थ्रू, वाया हीमोग्लोबिन, कितने % ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है,
करीबन 97%, ठीक है। और जो आपका प्लाज्मा होता है ये कितना कवर करता है बच्चों, प्लाज्मा आपका कितना ट्रांसपोर्ट करता है, बचा हुआ 3%। तो ये तो है तुम्हारे पास डाटा। लेकिन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कैसे ट्रांसपोर्ट करता है? देखो प्लाज्मा है, लिक्विड के अंदर डायरेक्टली डिफ्यूज़न के थ्रू O2 चली गई होगी, है ना, इतना समझ में आता है। लेकिन हीमोग्लोबिन कैसे करेगा ट्रांसपोर्ट, ये समझो। देखो हीमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है। अगर मैं हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर आपके सामने बताऊं तो हीमोग्लोबिन आपका 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ होता है। ये एक पॉलीपेप्टाइड, ये दूसरी पॉलीपेप्टाइड, ये थर्ड पॉलीपेप्टाइड और ये आपकी फोर्थ पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। और ये आपस में भी जुड़ी हुई होती हैं। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। दिस इज़ द क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। अब ये जो पूरा बन कर के आया है इसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, जिसमें 2 अल्फा चेन होती हैं और 2 बीटा चेन होती हैं, ठीक है। दिस इज़ योर हीमोग्लोबिन। कैसी स्ट्रक्चर है? क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, 4 डिग्री स्ट्रक्चर हम इसको बोलते हैं। अब इस हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें तो इसके सेंटर में क्या होता है? इसके सेंटर में होता है आपके पास आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। इसके सेंटर में क्या होते हैं? चेन के सेंटर में होते हैं आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, ठीक है। दिस इज आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। और आयरन किस फॉर्म में रहता है? Fe2+ की, ओके। आयरन जो है वो इसमें Fe2+ की फॉर्म में रहता है। तो ये स्ट्रक्चर तुम्हारे पास किसकी आई है? हीमोग्लोबिन की आई है। अब ये जो हीमोग्लोबिन है, मतलब कि अगर मैं ये एक हीमोग्लोबिन आपके सामने आया है, इस एक हीमोग्लोबिन के साथ कितने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जुड़ सकते हैं? 5, इसके साथ 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जुड़ सकते हैं। अगर हीमोग्लोबिन के साथ एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बाइंड करता है तो मैं बोलूँगी कि मेरा हीमोग्लोबिन 25% सैचुरेट है। ये बात याद रखना। अगर हीमोग्लोबिन के साथ 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाइंड करते हैं तो हम कहेंगे हमारा हीमोग्लोबिन 50% सैचुरेट है। अगर 3 मॉलिक्यूल बाइंड करते हैं तो ये आपका होगा 75% सैचुरेट। और अगर 4 मॉलिक्यूल बाइंड करते हैं तो आप कहोगे कि 100% हीमोग्लोबिन सैचुरेट है। इसका मतलब इससे ज़्यादा अगर ऑक्सीजन दोगे तो आपका और हीमोग्लोबिन अब सैचुरेट नहीं हो सकता, क्योंकि ये अपनी पूरी कैपेसिटी फिल कर चुका है। 100% ये अब सैचुरेट है, ठीक है, 100% सैचुरेट है। तो इसका मतलब मैंने हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन को जोड़ा है। इसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन के साथ एसोसिएशन। यानी इसका ये जो फॉर्म बन के आई, दिस इज़ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, दिस इज़ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। और ये कैसी बाइंडिंग थी? दिस इज़ योर कोऑपरेटिव बाइंडिंग। मैम कोऑपरेटिव बाइंडिंग क्या होता है? कोऑपरेटिव बाइंडिंग है ये, याद ध्यान से सुनो। दिस इज़ योर कोऑपरेटिव या कोऑपरेटिव हम इसको बोल देते हैं। इसका मतलब आपके पास जब एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन से जुड़ा होगा इनिशियली, सपोज ये वाला मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ा, तो उस टाइम पर इस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को जुड़ने में हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम हुई हो, लेकिन जैसे ही ये जुड़ा इसने दूसरे वाले के लिए चीज़ें आसान कर दी और इसने दूसरे वाले को कहा कि आओ और जुड़ जाओ। इसका मतलब दूसरे वाले की एफिनिटी ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने की बढ़ गई थी। जैसे ही ये दोनों जुड़े, इन्होंने थर्ड वाले के लिए बाइंडिंग और भी ज़्यादा ईजी कर दी। तीसरा भी जब जुड़ा तो उसने फोर्थ वाले के लिए और ईजी बाइंडिंग कर दी। इसका मतलब ये हर बार क्या करते जा रहे हैं? एफिनिटी को इंक्रीज करते जा रहे हैं। एफिनिटी टू बाइंड विद ऑक्सीजन, टू बाइंड विद हीमोग्लोबिन, एफिनिटी ऑक्सीजन की बोलते हैं बेसिकली। ऑक्सीजन एफिनिटी टू बाइंड विद हीमोग्लोबिन क्या होती जा रही है? हमेशा इंक्रीज होती जा रही है। तो ये बात आई होप आपको समझ में आई होगी। ये है 100% सैचुरेट। अगर मैं इसमें से एक मॉलिक्यूल निकाल दूँ तो मतलब मैंने हीमोग्लोबिन के साथ से ऑक्सीजन को तोड़ दिया है। यही हमने बात करनी है। अब आप इसमें केस लेकर के चलो। इस फॉर्म में ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में कितना आपका जो ऑक्सीजन है वो जाता है? दैट इज़ 97%। और प्लाज्मा से कितना जाता है? 3% जाता है। तो जब हम आगे बात करेंगे कि एक कर्व आई है ना, कोई इफ़ेक्ट देखे गए चीज़ों के ऊपर, उसके अकॉर्डिंग एक कर्व हमारे पास आई। उस कर्व की अगर हम बात करें तो उस कर्व को हम बोलते हैं सिग्मोइडल कर्व। कैसी आई? देखो आपके सामने बनाती हूँ मैं एक कर्व। सपोज, ओके गिव मी 1 सेकेंड बच्चों, है ना, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, इसका एक एक्सिस तो आता है हमारे पास, सपोज करते हैं वाई एक्सिस है। इस कर्व का बता रही हूँ आपके लिए। इस कर्व को हम बोलते हैं वाई एक्सिस पे ये कर्व आई है आपके लिए। एंड एक
जो हम लाइन बनाएंगे या जो हम ग्राफ बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग एक आती है आपकी एक्स एक्सिस। तो ये दो एक्सिस बनाए, ठीक, इसको ध्यान से समझना आप। इसमें आपके पास 3 केस आप लेकर के चलोगे। पहला केस जहाँ पे ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, जैसे सपोज मेरा लंग्स है, लंग्स के पास ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो मैं फर्स्ट केस ले रही हूँ लंग्स। यहाँ पर O2 क्या है, बहुत ज़्यादा है, एंड CO2 क्या है, कम है, ठीक है। अब मैं सेकंड फैक्टर ले रही हूँ, मेरा ये टिश्यू जहाँ पे मुझे ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। सपोज़ मैं ले रही हूँ टिश्यू, और टिश्यू की मैं बात करूँ तो ये है मेरे पास हैंड। इससे अलग तरीके से कोई टीचर नहीं समझा सकता, तो प्लीज़ आप इसके साथ केयरफुली समझते जाओ। टिश्यू क्या है, मेरा हैंड है, और यहाँ पर O2 क्या है, बहुत कम है, और CO2 क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो आपने क्या करना है, लंग्स और टिश्यू, यहाँ पे ऑक्सीजन और CO2 का लेवल देखना है। O2 ज़्यादा लंग्स में है, O2 कम टिश्यू में है। लेकिन देयर इज़ अ साइट, सपोज कर लेते हैं ये साइट है, ये साइट ऐसी है जहाँ पर ऑक्सीजन का एक कुछ पार्शियल प्रेशर है, और उस पार्शियल प्रेशर पर कुछ हीमोग्लोबिन सैचुरेट है, ठीक है। तो जब हमने यहाँ पे सैचुरेशन को देखा हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को लेकर के, तो हमें एक कर्व मिली। तो मैं इसको एक मिडल पॉइंट मान के थर्ड केस मान लेती हूँ, जो कि मेरा स्टैंडर्ड है। इसको हम मानते हैं अपर आर्म, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैं इसको अपर आर्म कंसिडर कर रही हूँ, एंड दिस विल बी माई स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे मुझे समझ में आया कि जितना मेरा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होगा, उस पार्शियल प्रेशर पर मेरा हीमोग्लोबिन कितने % सैचुरेट होगा, तो ये बात समझ में आई। तो इन्होंने देखा कि इस स्टैंडर्ड कर्व में जब O2 का पार्शियल प्रेशर कितना था, 26 mmHg, बताती हूँ पार्शियल प्रेशर क्या होता है। उस टाइम पर हीमोग्लोबिन सैचुरेट कितना था, ये था आपका 50% सैचुरेट। इसका मतलब Hb के साथ 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जुड़े हुए थे और 2 फ्री थे। लेकिन जब इन्होंने PO2 पार्शियल प्रेशर को थोड़ा बढ़ाया, 40 mmHg किया, तो इन्होंने देखा कि अब क्योंकि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ गया है, तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बढ़ गए हैं, तो हीमोग्लोबिन के पास ज़्यादा एफिनिटी है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ने की, और ये है 75% सैचुरेट। इसका मतलब हीमोग्लोबिन के पास कुछ 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं। और जब इन्होंने थोड़ी और इसकी एफिनिटी को, प्रेशर को इंक्रीज़ किया, थोड़ा और इंक्रीज़ किया, सपोज़ कर लेते हैं 98 के आसपास किया, तो इन्होंने देखा कि जो हीमोग्लोबिन था दैट इज़ 100% सैचुरेट। इसका मतलब Hb के साथ 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जुड़े हुए थे। तो ये तो थी तुम्हारी समझने वाली बात, है ना, कि कुछ इस तरीके पे इतने पार्शियल प्रेशर O2 पे इतना हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो जाता है। इसका मतलब पार्शियल प्रेशर क्या है, पहले तो वो समझो। पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है बच्चों, सपोज़ ये एयर है और इस एयर में बहुत सारी गैसें हैं। सपोज़ कर लेते हैं N2 है, CO2 है, O2 है, CO है, बहुत सारी गैसेज हैं, है ना। तो ये गैस का एक खुद का एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये तो है सारी गैसेस का प्रेशर। लेकिन अगर मैं पूछूं कि सिर्फ O2 का प्रेशर बताओ, तो वो क्या होगा, दैट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन दैट मिक्सचर। उस पूरे मिक्सचर के अंदर O2 का पार्शियल प्रेशर कितना है, इसको हम डिफाइन करेंगे PO2 से। अगर कोई CO2 का पूछता तो आप लिखते PCO2, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब जब मेरे पास अपर आर्म को देखा गया तो मुझे एक कर्व दिखाई दी। वो कर्व मेरी कैसी थी, दैट वाज माय स्टैंडर्ड कर्व। उस स्टैंडर्ड कर्व की अगर हम बात करें तो वो कुछ इस तरीके से थी, जिसको हम बोलते हैं सिग्मोइडल शेप या फिर एस शेप कर्व। आपने एस शेप कर्व को देखा होगा, दिस इज एस शेप कर्व, ठीक है। इस एस शेप कर्व की बात करें तो हमने पाया कि जब हमारे पास हीमोग्लोबिन कितने % सैचुरेट हुआ, 50%। मतलब कि यहाँ पे हमारा जो Hb था वो O2 के 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा। वाई एक्सिस पे मैंने क्या लिया है बच्चों, वाई एक्सिस पे मैं ले रही हूँ परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। प्लीज़ ध्यान से सुनते जाना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक्स एक्सिस पे मैंने लिया है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। तो मैंने देखा कि जब 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेट है, उस टाइम पे जो मेरा पार्शियल प्रेशर है दैट इज़ 26 mmHg। कहाँ की कर्व की बात हो रही है, इस एरिया की कर्व की बात हो रही है। तो इतने प्रेशर पे जितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल थे वो सिर्फ इतने ही इनफ थे कि वो हीमोग्लोबिन के साथ
जुड़ सके, लेकिन सिर्फ 2 मॉलिक्यूल। तो मैंने सोचा कि थोड़ा और प्रेशर देखा जाए यहाँ पे। तो जब प्रेशर को और देखा गया इंक्रीज़ करके, तो पाया गया कि 75% सैचुरेशन कब आता है, 75% सैचुरेशन तब आता है जब आपके पास जब आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना होता है, दैट इज़ योर 40 mmHg। तो इसका मतलब 40 mmHg पर प्रेशर आता, 40 mmHg पर हीमोग्लोबिन कितने परसेंट सैचुरेट है, 75%, यानी Hb के साथ 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो दिस इज़ माई स्टैंडर्ड कर्व। जब आपने और प्रेशर बढ़ाया होगा और किया होगा तो हो सकता है कि ये 100% सैचुरेट आ गया हो। लेकिन मैम अब क्या करें, आपने कहा कि हम 2 कंडीशन और लेकर के चल रहे हैं। चलो ठीक है, हमें अपर आर्म यानी कि एक स्टैंडर्ड ग्राफ जो हमें मिला, जिसको हम बोलते हैं सिग्मोइडल कर्व, दिस इज़ माई सिग्मोइडल या एस शेप कर्व, जो मेरी स्टैंडर्ड कर्व है, ये तो समझ में आती है। ठीक है, क्या समझ में आता है इसमें, कि ये समझ में आता है कि जब 26 mmHg पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 था तो हीमोग्लोबिन 50% सैचुरेट था। जब 40 mmHg पार्शियल प्रेशर था तो हीमोग्लोबिन 75% सैचुरेट था। और क्योंकि 26 mmHg पे पार्शियल प्रेशर पे 50% सैचुरेशन है, इसीलिए इस 26 mmHg को हम बहुत बार क्या बोल देते हैं, P50 वैल्यू भी बोल देते हैं, P50 वैल्यू भी बोल देते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इतने प्रेशर पे 50% सैचुरेशन आ चुका है। लेकिन इनके बारे में क्या करें, लंग्स का क्या करें, टिश्यू का क्या करें। लंग्स पे तो O2 बहुत कम है, सॉरी लंग्स पे तो O2 बहुत ज़्यादा है। तो क्या जितना प्रेशर हमें यहाँ पे देना पड़ रहा था ऑक्सीजन का 50% हीमोग्लोबिन को सैचुरेट करने के लिए, क्या मुझे लंग्स पे भी उतना प्रेशर देने की ज़रूरत होगी? नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे O2 के मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आप थोड़ा सा भी प्रेशर दोगे तो वो उतना जल्दी क्या कर लेगा, उसके साथ बाइंडिंग कर लेगा। इसका मतलब जो काम 26 पे हो रहा था, जब हमने लंग्स के बारे में देखा तो हमने पाया कि लंग्स के लिए वो 50% सैचुरेशन कितने पे हो जा रहा था, करीबन 15 पे। ठीक है, कितने पे हो गया था, ये रैंडम नंबर मैं बता रही हूँ, 15 पे हो रहा था, यानी 26 से तो कम था ना। 15 mmHg पे आपका जो 50% सैचुरेशन है, 50% जो सैचुरेशन है हीमोग्लोबिन का, वो 15 mmHg पर हो रहा था। और जब 75% सैचुरेशन करने की बात आई तो हमने ये भी देखा कि 75% सैचुरेशन कितने पर हो रहा था, उसका 75% सैचुरेशन हो रहा था 20 पे। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे पास जो ग्राफ है, जो कर्व है, वो बेसिकली अगर मैं इस कर्व को स्टैंडर्ड कर्व मान रही हूँ तो वो कर्व मेरे पास थोड़ी सी शिफ्ट हो गई है। और वो कैसे शिफ्ट हो गई है, वो कुछ ऐसे शिफ्ट हो गई है। ठीक है, इसका मतलब मेरे पास जो कर्व है वो थोड़ी सी शिफ्ट हो गई है। और वो शिफ्ट जब हुई तो हमने देखा स्टैंडर्ड से कंपेयर करके कि अगर ये स्टैंडर्ड कर्व थी, दिस इज़ माय स्टैंडर्ड कर्व, तो ये जो शिफ्टिंग हुई है वो किस डायरेक्शन में हुई है, वो हुई है लेफ़्ट साइड में। इस स्टैंडर्ड कर्व से जो शिफ्टिंग हुई है वो हुई है लेफ़्ट साइड में। और लेफ़्ट साइड कर्व शिफ्टिंग को बेसिकली कर्व शिफ्टिंग हुई है, तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे कम प्रेशर पे ऑक्सीजन फटाफट बाइंड हो रही है। इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन एसोसिएशन कर्व। ठीक है, और ये कहाँ पर हो रही है, ये हो रही है आपके पास लंग्स लेवल पे। ठीक, अब दिमाग में आएगा कि मैम फिर जो हमारे टिश्यू हैं वहाँ पे क्या हो रहा होगा। तो देखो, टिश्यू में ऑलरेडी ऑक्सीजन कम है, ठीक, और आप चाहते हो कि आप HbO2 को अभी भी बाइंड रखो। क्या ये पॉसिबल होगा? वैसे तो ये पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन अगर आप प्रेशर बढ़ा दो, O2 का प्रेशर बढ़ा दो, तो उस कंडीशन पे बाइंडिंग पॉसिबल होगी। तो इसका मतलब अब अगर आपको HbO2 को साथ रखना है तो आपको वो प्रेशर इंक्रीज़ करना होगा। यानी अगर आपको 50% सैचुरेशन अब चाहिए तो वो 26 mmHg पर नहीं होगा, वो इससे ज़्यादा पर होगा, यानी कि वो करीबन 30 पर होगा। और अगर आप चाहते हो कि सैचुरेशन और 75% सैचुरेशन रहे, यानी कि जो Hb है वो ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा रहे, जबकि जो कि पॉसिबल
पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप टिश्यू पे जा चुके हो। टिश्यू की तो हाईली डिमांड है ऑक्सीजन लेने की, लेकिन आप चाहते हो कि वो अभी भी जुड़ा रहे, तो उस कंडीशन में आपको प्रेशर बहुत बढ़ाना होगा, और वो प्रेशर आपका 40 से इंक्रीज़ होकर के बहुत ज़्यादा जा सकता है। इसका मतलब सपोज़ कर लेते हैं वो कितना है, 55 mmHg है। तो अगर अब आप कर्व की शिफ्टिंग देखोगे, कर्व तो अभी भी शिफ्ट हो गई ना, तो अगर अब की बार आप कर्व की शिफ्टिंग देखोगे विद रिस्पेक्ट टू योर स्टैंडर्ड कर्व, तो आपको समझ में आएगा कि आपकी जो कर्व है वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट हुई है विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड कर्व। ये हुई है हमारे पास इस डायरेक्शन में। देखो ध्यान से, ये स्टैंडर्ड कर्व थी जहाँ पे मैंने सर्कल मार्क किया हुआ है, इससे शिफ्टिंग देखोगे तो ये हुई है राइट साइड में कर्व शिफ्ट। इसको हम बोलते हैं राइट शिफ्ट, इसको हम बोलते हैं राइट शिफ्ट, या फिर हम इसको बोलते हैं बेसिकली ऑक्सीजन डिसोशिएशन कर्व, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से टूटना चाहती है, ऑक्सीजन डिसोशिएशन कर्व। ठीक, पर इसके लिए फैक्टर कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो इसके लिए कुछ फैक्टर्स जो होते हैं वो बहुत ही हाईली रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं कि राइट शिफ्ट आता क्यों है। तो उसके लिए जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे बच्चों, उनमें आता है सबसे पहले टिश्यू लेवल पर CO2 बहुत ज़्यादा होती है। CO2 ज़्यादा होने की वजह से जो CO2 है वो O2 को तोड़ना चाहती है हीमोग्लोबिन से, ताकि वो खुद उसके साथ जुड़ सके। तो ऐसी कंडीशन में ऑक्सीजन का डिसोशिएशन इंक्रीज़ हो जाता है रेदर देन ऑक्सीजन के एसोसिएशन के। तो डिसोशिएशन जब इंक्रीज़ होता है तो आप चाहते हो कि वो बाइंड रहे, उसके लिए आप प्रेशर बढ़ा देते हो, इसीलिए कर्व जो है वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाती है। अगर CO2 के इंक्रीज़ होने की वजह से कर्व जो राइट साइड में शिफ्ट होती है, इसको हम बोलते हैं बोहर्स इफेक्ट, इसीलिए इसका नाम भी दिया गया है बोहर डिसोशिएशन कर्व। मेजर फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है राइट शिफ्टिंग के लिए। उसके अलावा टिश्यू लेवल पर O2 भी क्या होती है, कम होती है, ये भी एक रीज़न हो सकता है। थर्ड क्या हो सकता है, राइट शिफ्ट के लिए H+ आयन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। H+ आयन अगर ज़्यादा हो जाए ब्लड के अंदर तब भी राइट शिफ्ट होता है। H+ ज़्यादा होने का मतलब क्या है, pH का कम होना, pH का कम होना मतलब pH का एसिडिक होना, 7 से कम होना, एसिडिक होना। तो ये भी एक फैक्टर है राइट शिफ्ट के लिए। उसके अलावा टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ हो जाए, दिस इज़ अनदर फैक्टर फॉर द शिफ्टिंग ऑफ कर्व इनटू द राइट डायरेक्शन। तो टेम्परेचर का इंक्रीज़ होना, या फिर एक कंपोनेंट होता है जिसको हम बोलते हैं DPG या फिर BPG या फिर 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है, जो कि ग्लाइकोलिसिस का एक प्रोडक्ट होता है। अगर ये इंक्रीज़ हो जाए तो ये भी टॉक्सिक की तरह बिहेव करता है और कर्व को राइट साइड में शिफ्ट कर देता है। इस बोहर इफेक्ट को जानना ज़रूरी था कि CO2 के इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होता है, कर्व राइट साइड में शिफ्ट हो जाती है। लेफ्ट साइड कर्व कब होगी, जब ये सारे फैक्टर अपोजिट होंगे, यानी लंग लेवल पर क्या होता है। लेफ्ट साइड के लिए मैं लिख देती हूँ, लेफ्ट साइड के लिए हमेशा याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पे लिखते हैं आपके लिए, ओके, गिव मी 1 सेकेंड। लेफ्ट साइड के लिए याद रखना कि जब सारे फैक्टर अपोजिट होंगे तो हम क्या बोल देते हैं कि ये शिफ्टिंग जो है वो लेफ्ट साइड में होने वाली है। गिव मी 1 सेकेंड। इसको हम बोलते हैं लेफ्ट साइड शिफ्टिंग, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर हैं लेफ्ट साइड के। कौन कौन से फैक्टर होंगे, देखो, इसमें आपका एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है सबसे इम्पॉर्टेंट, CO2। CO2 क्या होगी, लंग्स पे कम होती है, लंग्स पे O2 क्या होती है, ज़्यादा होती है, लंग्स पे O2 ज़्यादा होती है। तीसरा, उसी के अकॉर्डिंग उससे कंपेयर करते रहो, H+ क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। H+ ज़्यादा होने का मतलब pH क्या, सॉरी H+ यहाँ पे ज़्यादा थे तो यहाँ पे क्या होंगे, H+ कम होंगे, H+ यहाँ पे कम होंगे, ठीक है। और अगर H+ कम है बच्चों तो इसका मतलब OH क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, और OH ज़्यादा होने का मतलब pH क्या होगी, ज़्यादा होगी, pH ज़्यादा मतलब एल्केलाइन होगी, ठीक है। उसके अलावा और क्या होगा हमारे पास, टेम्परेचर की जब हम बात करें तो टेम्परेचर कम होगा। और लास्ट DPG जो है वो आपका क्या होगा, कम होगा, टॉक्सिक कम होगा, जिसकी वजह से जो आपकी कर्व है वो लेफ़्ट साइड में क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। तो लेफ़्ट साइड के लिए हमेशा याद रखना ये सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि कर्व क्यों इधर उधर होती है, कर्व क्यों स्टैंडर्ड से चेंज होती है। तो लेफ़्ट साइड में जब ये शिफ्टिंग हो रही है टुवर्ड्स लंग्स तो हम इसको बोल देते हैं हेल्डेन इफेक्ट। दिस इज़ नोन एज हेल्डेन इफेक्ट, हेल्डेन इफेक्ट।
जो फीटस की हीमोग्लोबिन होती है उसकी बाइंडिंग एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है हमारे अडल्ट की हीमोग्लोबिन से। क्यों? क्योंकि वहाँ पे चेन जो होती है वो अलग होती हैं हीमोग्लोबिन में। अडल्ट के पास जो चेन होती है हीमोग्लोबिन की वो होती है 2 अल्फ़ा 2 बीटा, लेकिन जो हमारे पास चाइल्ड होता है या न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनके पास क्या होती है हीमोग्लोबिन की 2 अल्फ़ा एंड 2 डेल्टा। और डेल्टा की एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है ऑक्सीजन के लिए, इसीलिए ये हमेशा स्टैंडर्ड से लेफ़्ट साइड की तरफ क्या दिखाती है, लेफ़्ट साइड की तरफ शिफ्टिंग दिखाती है, क्योंकि इसकी ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी क्या होती है, ऑक्सीजन के लिए इसकी एफिनिटी बहुत हाई होती है, एफिनिटी हाई। आ गया समझ में? तो इसीलिए कहा जाता है कि कर्व जो है वो शिफ्ट होती है, एंड इस कर्व की शिफ्टिंग के आपके 3 पॉइंट है। तो लंग्स के लिए कौन सी बात हमने कही है, लंग्स के लिए ऑक्सीजन ज़्यादा थी, CO2 कम थे, और इसी वजह से जो कर्व थी वो स्टैंडर्ड से कहाँ शिफ्ट हो गई है, लेफ़्ट साइड में शिफ्ट हो गई है। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है ऑक्सीजन एसोसिएशन कर्व, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, Hb जो है वो O2 के साथ जुड़ता है, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन एसोसिएशन कर्व, ऑक्सीजन एसोसिएशन कर्व। और जब आप टिश्यू लेवल पे जाते हो जहाँ पे ऑक्सीजन की हाई डिमांड है तो वहाँ पे आप उसको जोड़ के रखना चाहते हो हीमोग्लोबिन के लिए, लेकिन टिश्यू के पास इतनी ज़्यादा प्रेशर नहीं होता O2 का, जिसकी वजह से वहाँ से Hb जो होता है वो O2 के साथ बॉन्ड नहीं बना पाता और टूट जाता है। इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। और इसकी वजह से जो कर्व है वो स्टैंडर्ड से कहाँ आ जाती है, राइट साइड में शिफ्ट हो जाती है, राइट साइड शिफ्टिंग। और स्टैंडर्ड कर्व कैसी होती है, सिग्मोइडल होती है, और उसके कुछ अपने प्रेशर होते हैं जिसमें वो अपना सैचुरेशन दिखाती है। तो अगर हम स्टैंडर्ड कर्व की बात करें तो स्टैंडर्ड कर्व हमारे पास, सेंटर से कंपेयर किया हमने, स्टैंडर्ड कर्व हमारे पास हमेशा सिग्मोइडल रहती है, सिग्मोइडल, ठीक है, सिग्मोइडल, जिसके अपने कुछ प्रेशर पॉइंट हैं जिन पे वो अपना सैचुरेशन दिखाती है। तो आई होप बच्चों आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ये कर्व आपको समझ में आई होगी, एंड अगर आप इसको एक बार रिपीट कर लेते हो तो आपको सारी चीज़ें बहुत ईजिली क्लियर हो जाएंगी। अब आप अगर NCERT में ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व या बहुत डिसोसिएशन इफेक्ट को पढ़ते हो तो वो आपको बहुत इजीली समझ में आने वाला है। सिर्फ याद रखना, आप 3 पॉइंट याद रखोगे। स्टैंडर्ड के लिए कोई सेंटर पॉइंट ले लीजिए टिश्यू और लंग्स के बीच का, अब वो स्टैंडर्ड है तो उससे कंपेयर कीजिए टिश्यू की और उसी से कंपेयर कीजिए लंग्स की। लंग्स पे ज़्यादा ऑक्सीजन है तो कर्व शिफ्ट हो जाएगी लेफ्ट साइड में। अगर आपके पास टिश्यू की बात हो रही है तो वहाँ पे ऑक्सीजन कम है तो वहाँ पे कर्व शिफ्ट हो जाएगी राइट साइड में स्टैंडर्ड से, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।